फाइन। देखो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग। समझे ना, एथिक्स क्या रोल प्ले करता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, एथिक्स क्या रोल प्ले करता है फंडिंग में। समझ रहे हो ना? तो बताओ जरा, एथिक्स क्या रोल प्ले करता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। कोमल तुम ही बता दो क्या रोल प्ले करता है। हाँ बिल्कुल, हाँ वही क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, जल्दी बोलो। एथिक्स इन, अरे तुम लोग कब बोलेगा यार, तुम झुंझुना में जाके निकाल लिया आता है तुम लोग, बोलो जल्दी से। एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप बोलो। हाँ सुनील बोलो। वेरी गुड। एफडीआई मींस और जो बॉर्डर का रिलेशन है सब वो उसको भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ तुम बोलो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी सब काम आ जाएगा। बिल्कुल काम आएगा, सॉफ्ट पावर। हाँ तुम बोलो। जैसे सर कोई नेशन लाइक एक आदमी में होता है, आदमी हाँ बिल्कुल, वैसे ही है, जैसे आदमी के सोसाइटी में होता है वैसे ही नेशन भी। ठीक है बहुत अच्छा। तुम बोलो। अच्छा तुम बोलो। सर एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा होगा। हाँ एक अच्छा होगा। डिफेंस और भी स्ट्रेटजिक बहुत खूब, बहुत खूब। तुम, हाँ तुम बोलो गोंगा, तुम बोलो जल्दी बोलो तब। बोलो ना, इन टर्म्स ऑफ ये बोलो, जल्दी बोलो। देखो ठीक है, इतना बोल दिया ना, बहुत अच्छा बोले हो सभी लोग। देखो एक कंट्री का रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ, रिलेशन ठीक है ना, लिंक यानी कि रिलेशन गुड होगा या फिर बैड होगा बहुत सारे फील्ड में, जैसे स्ट्रैटेजिक फील्ड में यानी कि ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, है ना, स्ट्रैटेजिक हो सकता है, पॉलिटिकली हो सकता है, कल्चरली हो सकता है, समझ रहे हो ना, इकोनॉमिक हो सकता है, एसेट्रा। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एथिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या तो ये तुमको गुड के तरफ पहुंचा देगा रिलेशन, या तो बैड के तरफ रिलेशन पहुंचा देगा। बहुत सारा क्षेत्र है, चाहे स्ट्रैटेजिक हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, और भी बहुत सारा, या कल्चरली हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एथिक्स हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। और इसी के वजह से हमारा एक कंट्री दूसरे कंट्री से रिलेशन गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, इस सभी फील्ड में। सो एथिक्स प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन डिसाइडिंग व्हाट काइंड of relation you are going to bind with the neighboring country or other country, maybe in the field of strategic, political, economic and your cultural also, people to people जो contact है वो क्या है तुम्हारा, सॉफ्ट पावर है। हमारे इंडियंस बहुत ज़्यादा यदि यूएस में रहे तो सॉफ्ट पावर हो जाता है ना, समझ रहे हो ना। तो क्या पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट पैरामीटर्स जो डिसाइड करता है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एथिकल वैल्यूज होने चाहिए। तो थ्री पैरामीटर्स आर वेरी वेरी क्रूशियल। फर्स्ट वन इज योर नेशनल इंटरेस्ट। अब हम दूसरे कंट्री के साथ लिंक कर रहे हैं तो अपना कंट्री का हित तो देखेंगे ही ना, बिना अपना कंट्री का हित देखे हुए तो नहीं हो सकता। आज हम यूक्रेन पे मौन धारण करके बैठे हुए हैं, जैसे पीछे लॉजिक है, नेशनल इंटरेस्ट है इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। सेकेंड वन इज योर इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, इंटरेस्ट ऑफ या ह्यूमन इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मानव कल्याण पे दिक्कत हो, समझे ना। ये भी इंपॉर्टेंट है चीज। जैसे अभी रसिया ने जो काम किया है, मानव कल्याण के अगेंस्ट काम किया है कि नहीं किया है, इसलिए कह सकते कि यूएसएसआर का जो रिलेशन है यूक्रेन के ऊपर, इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। क्यों? क्योंकि वो जो है बम जो फूट रहा है अभी, वो पूरा त्रासदी में है लोग सब उसके वजह से, समझ रहे हो ना। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में तीन पैरामीटर्स काम करते हैं, दैट इज अ नेशनल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड थर्ड वन इज सॉवर्निटी ऑफ द कंट्री, जो संपूर्णता अखंडता है एक कंट्री का।
ये कंट्री के पास पूरा पावर है कि हम कैसे अपना डिसीजन लें। सही बात है ना। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ये 3 चीज़ को देखा जाता है। बात समझे क्या बोले हैं। यदि हम आज हम जुंटा के अगेंस्ट कुछ नहीं बोले म्यांमार, क्यों, हम उसका सॉवरेनिटी देख रहे हैं इसलिए नहीं बोले कुछ। अब बात समझो कैसे तय होता है कोई फॉरेन पॉलिसी किसी कंट्री के लिए, क्योंकि हम इंटरनल मैटर में नहीं घुसेंगे उसका, क्योंकि वो कंट्री का अपना प्रॉब्लम है। जैसे पड़ोसी है हमारा, तो पड़ोसी हो सकता है कभी झगड़ा हो रहा है, दैट डजंट मीन कि घर में ही घुस के उसका स्ट्रक्चर ही खराब कर दो, ये तो गलत बात है ना। फिर झगड़ा हो रहा है फिर ठीक हो जाएगा। तो 3 पैरामीटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो फॉर एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स आर कंसर्न। फर्स्ट वन इज नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सॉवरेनिटी। तो इसमें समझेंगे कि क्या क्या होता है। ये नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या है। देखो नेशनल इंटरेस्ट, मैं यहाँ पे तुम लोग लिख लेना जहाँ पे तुम लोग को एरिया मिले। नेशनल इंटरेस्ट NI। देखो कोई भी रिलेशनशिप हम रखेंगे फॉरेन कंट्री के साथ, ध्यान रहे कि इससे इंटरेक्शन से हमारे पीपल को फायदा होना चाहिए, है कि नहीं है। हमारे पीपल को बहुत फायदा होना चाहिए। यानी कि हम जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप रखेंगे इसे गुड टू पीपल के लिए अच्छा हो। यानी कहने का मतलब कभी हार्म नहीं हो, लोगों को हार्म नहीं हो। ऐसे मान लो कि आज उस कंट्री से हम रिलेशन रखते हैं जिसकी वजह से पीपल को हार्म हो रहा है हमारे कंट्री को, तो वेरी बैड ना, बहुत गलत हो जाएगा। हमारे एसेट्स को कोई दिक्कत ना हो, हमारे एसेट्स को हार्म ना हो, नॉट हार्म, नो हार्म टू पीपल, नो हार्म टू एसेट्स, पूरा लिख लेना तुम लोग, नो हार्म टू, है ना, ये सब रिसोर्सेस में कोई हार्म ना हो, लिख लो पूरा। तब जाके हम कहेंगे कि यस इस रिलेशनशिप में हमने नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखा है। समझ रहे हो ना बात को, अपने भाषा में लिख लोगे वहाँ पे। उसके बाद एग्जाम्पल देखो, एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, बस बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक रिवर बहता है, एक रिवर 2 कंट्री से गुजरता है, कंट्री A एंड कंट्री B। कंट्री A से स्टार्ट होता है, कंट्री B में ड्रेन ऑफ होता है, लेट्स। तो ये कंट्री कौन सा हुआ, अपर राइबेरियन स्टेट हुआ, अपर राइबेरियन स्टेट हुआ, या अपर राइबेरियन कंट्री हुआ। और ये क्या है, लोअर यानी कि नीचे वाला कंट्री है, लोअर राइबेरियन कंट्री हुआ। दोनों ही कंट्री बहुत डिपेंडेंट है उस पानी के सोर्स पे। जैसे अभी हम स्टेट का देखते हैं, मैं अब सॉवरेन कंट्री का बात कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल देखो, हमारा आता है यहाँ से इंडस, देखो एग्जांपल, या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो, उस दिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए थे इंग्लिश क्लास में, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से आता है ना। तो चाइना से स्टार्ट हुआ, इंडिया में आया, तो स्टार्ट हुआ चाइना से, इंडिया में आया। दोनों कंट्री बहुत डिपेंडेंट है इस पर। मान लो कि यहाँ पे इसने कंस्ट्रक्शन कर दिया डैम, दुनिया भर का चीज़, और इसके वजह से इस कंट्री को बहुत असर पड़ा। और लिखते जाओ, जो बोल रहे हैं लिखाएंगे नहीं, लिखते जाओ, अपने भाषा में लिखते जाओ तुम लोग। तो उस केस में कंट्री B कंट्री A को अटैक कर सकता है, क्योंकि उसके नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो गया, और इसको जस्टिसेबल माना जाएगा, जस्टिफाइड माना जाएगा। इसको ये नहीं कहा जाएगा कि आपने अनएथिकल चीज किया है। बस ध्यान रहे कि जब B कंट्री A कंट्री को अटैक करेगा, तो उस समय जो ऑप्शन होना चाहिए अटैकिंग का ऑप्शन, वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। क्यों, बहुत बार चिंतन मंथन किए, बात किए, सबमिट किए, कुछ नहीं हुआ। बाकी जितने ऑप्शन थे सब एग्जॉस्ट हो गए। ऑल जो ऑप्शंस थे सब क्या हुआ, एग्जॉस्ट हो गया, सब ऑप्शन खत्म हो गया है, बस लास्ट ऑप्शन बचा था, वो क्या करता। और ध्यान रहे कि जब B ने A को अटैक किया तो इसने बहुत मिनिमम डैमेज पहुंचाया है, एज मिनिमम एज पॉसिबल। तब उस अटैक को हम जस्टिफाइड मानेंगे। क्यों, क्योंकि इसने हक का लड़ाई लड़ा है। समझे ना, लड़ाई कभी भी एथिकल नहीं हो सकता है, ये भी बात समझ लेना। एट द सेम टाइम लड़ाई कभी भी एथिकल नहीं हो सकता, परंतु यहाँ पे हक का लड़ाई लड़ा गया है। और लड़ाई लड़ते हुए भी ये भी सोचा गया कि ये ऑप्शन लास्ट था, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्यों, क्योंकि वहाँ से पानी नहीं छोड़ रहा है, क्या कर सकते हम।
तो लास्ट ऑप्शन के तौर पे अटैक किया गया है, मिनिमम डैमेज पहुंचाया गया है, और बिल्कुल इस अटैक में कोई सिविलियन अटैक नहीं हुआ है, नो सिविलियन कैजुअल्टी। तो इस तरह का अटैक को हम क्या कहेंगे? एथिकल अटैक है। ये क्या है? एथिकल अटैक है। समझ रहे हो ना? ये एथिकल अटैक हो गया। ये होता है नेशनल इंटरेस्ट, समझे? ये नेशनल इंटरेस्ट होता है। अब दूसरा बताते हैं इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। लिख लोगे यहाँ पे, बना लो वहां पे। इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी क्या होता है वो अपने भाषा में लिख लो जी, अच्छे से लिख लो, ताकि 5 साल बाद भी खोलोगे तो समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उतना तो इंग्लिश होगा ही तुम लोग का। देखो, इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का इंटरेस्ट क्या है कि हमको सोचना होगा कि ह्यूमैनिटी जो ह्यूमन राइट्स है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए सब लोग का। कोई भी कंट्री ऐसा प्रैक्टिस ना करे जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी को असर पड़े। ऐसा कोई एक्शन नहीं करे, कंट्री कोई भी ऐसा एक्शन नहीं करे जिसके वजह से अफेक्ट ह्यूमैनिटी इन निगेटिव वे। जैसे एग्जांपल देखो कि लेट से एक कंट्री न्यूक्लियर बम का परीक्षण करता है, ठीक है, टेस्ट करता है, तो उसका जो रेडिएशन होगा, यदि वो रेडिएशन दूसरे कंट्री में दूसरे पीपल को इफेक्ट करता है, तो कैसे हम मान सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी का चीज है? नहीं मान सकते हो ना। इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। क्यों? न्यूक्लियर परीक्षण किए थे आप अपना कंट्री, ठीक है, सेल्फ डिफेंस था, मगर आपके करने की वजह से रेडिएशंस वगैरह, वेव्स वगैरह दूसरे कंट्री को भी टच किया है, सो इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो उस एक्शन को हम अनएथिकल मानेंगे। समझ में आ गया ना? तो यदि एक कंट्री का एक्शन दूसरे कंट्री में पड़ता है, एग्जांपल लिख लो यहाँ पे कि लेट से ये न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, लिख लो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है, तो उसका जो रेडिएशन है उसका इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे कंट्री को, ठीक है, इम्पैक्ट पड़ता है नेबरिंग कंट्री को, ठीक है। तो ये उस तरह का जो एक्शन है, कैसा एक्शन? न्यूक्लियर टेस्ट का जो एक्शन है, ये क्या है? अनएथिकल है, क्योंकि इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। समझ गए? अब बात करेंगे सोवरेनिटी पे। सोवरेनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सोवरेनिटी, जहां तक सवाल है सोवरेनिटी का, तो सोवरेनिटी का मतलब यही हुआ कि हमेशा इंटरनल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इंटरनल इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री में। आमतौर पे क्या देखा जाता है कि जो डेवलप कंट्री है वो इंटरफेयर कर देता है डेवलपिंग कंट्री में या लीस्ट डेवलपिंग कंट्री में, है कि नहीं है? चाहे वो माइनॉरिटी का एंगल खेल दे, ह्यूमन राइट्स का एंगल खेल दे, और खेल के घुस जाता है कि नहीं? यही देखते हैं हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। गलत बात है। कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री का सोवरेनिटी पे सवाल नहीं उठा सकता है, सोवरेनिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। यदि डिस्ट्रॉय कर रहा है तो वो एथिकल बिहेवियर नहीं है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। समझ में आ रहा है ना? तो सोवरेनिटी, यस, इंटरनल इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि इराक का केस हुआ था, ठीक है, इराक का एकदम क्लासिकल केस है। देखो, इराक में क्या हुआ था? सद्दाम हुसैन की सरकार था, यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया? पूरी तरीके से मार्केट पे कब्जा करने के लिए, क्रूड ऑयल पे कब्जा करने के लिए वहाँ पे तंत्र को चेंज कर दिया। तो वहाँ के सोवरेनिटी के अगेंस्ट गया कि नहीं गया? तो लिख दो, अटैक ऑन इराक इज द एग्जाम्पल where a country interfered internally, ठीक है, और सरकार को गिरा दिया, बर्खास्त कर दिया सरकार को। वेरी वेरी बैड, है ना? तो यदि ये 3 चीज लिख दो वहां पे, एग्जांपल लिख दो अपने हिसाब से। यदि ऐसा होता है तो इसको सही नहीं माना जाएगा। मगर तो कई बार क्या होता है कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप को हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से हम रिलेशन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उस समय एक चीज दूसरे चीज से भी कोइंसाइड कर जाता है। यानी कि नेशनल इंटरेस्ट के चक्कर में हम इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी को नहीं देखते। जैसे बेस्ट एग्जांपल अभी देखो कि इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, हमें भारत को ये सोचना चाहिए था कि यूक्रेन के पीपल के साथ क्या हो रहा है। चलो हमारे इंडियंस आ जाएंगे यहाँ, व्हाट अबाउट द यूक्रेनियंस, उसका क्या? तो इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, हुआ कि नहीं हुआ, स्पेशली यूक्रेन वाले पीपल के लिए। तो उस हिसाब से तो हम तो अनइथिकल हो गए, क्योंकि हमने आवाज नहीं उठाया। तो कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं इंटरनेशनली जहां पे बैलेंस करना पड़ता है चीज़ों को,
क्योंकि एक को यदि बहुत बल देंगे तो दूसरा हो सकता है कि नीचे हो जाए, फिर इसको बल देंगे तो हो सकता है इसमें दिक्कत हो जाए। तो इंटरनेशनली यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में ये तीनों को 3 मस्ट बी बैलेंस्ड, 3 मस्ट बी बैलेंस्ड, ये तीनों जो पैरामीटर है बैलेंस करना होता है। क्यों? कभी को वन लीड टू यानी कि फर्स्ट कोई भी लीड टू एथिकल डायलेमा, एथिकल डायलेमा हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, अभी जो यूक्रेन में क्राइसिस है उसमें हम अपना देश को देख रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं, क्योंकि यदि हम यूक्रेन को हेल्प करते हैं तो रसिया के साथ हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा। जब रसिया के साथ रिलेशन खराब हो जाएगा तो हमारे पीपल को जो मिल रहा है बहुत सारा चीज़ वो नहीं मिल पाएगा। अब ये देखने के चक्कर में हम इसके अगेंस्ट चले गए, समझ रहे हो ना? तो हमने यहाँ बैलेंस क्या किया कि हम उधर भी है और इधर भी है, हम यूरोप के ब्लॉक के साइड भी है और इधर भी है, और हम ये बोल रहे हैं कि वार नहीं होना चाहिए ताकि किसी को भी दुख नहीं लगेगा, दुख भी लगेगा तो कम दुख लगेगा। इट इज़ अ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, यही इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, समझ गए ना? अब बात करेंगे 2 फिलोसोफर एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, 2 बड़े बड़े फिलोसोफर। कौटिल्य भी इसके ऊपर लिख गए कि किस तरह का इंटरनेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए। और कौटिल्य का जो लिखा हुआ चीज़ है वो बहुत ही प्रैग्मेटिक है, यानी कि बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है उनका। वो कहते हैं कि आप तभी एक रिलेशनशिप रख सकते हैं दूसरे कंट्री से जब उसमें सेल्फ इंटरेस्ट गाइडेड हो। कितना बड़ा बात है, आज तुम लोग जो पढ़ने आते हो तो सेल्फ गाइडेड इंटरेस्ट है ये, आज जो हम पढ़ाते हैं ये सेल्फ गाइडेड इंटरेस्ट है। अब मानव कल्याण चलो एक अपने जगह है, हाँ, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ये तो बहुत बड़ा वर्ड है ना, है कि नहीं है? तो कौटिल्य डायरेक्ट बोल जाते हैं, देखो इसलिए कहते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रैग्मेटिक फिलोसोफर कहा जाता है कौटिल्य को। तो कौटिल्य इस पे कहते हैं, वही चाणक्य, कि आप जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप रखोगे, IR रखोगे, इट मस्ट बी गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, इसमें सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। अदरवाइज रखने का मतलब क्या हुआ फिर दूसरे कंट्री के साथ रिलेशनशिप, समझ गए ना? ये कहते हैं कि यस, इससे नेशंस को गुड होना चाहिए। यदि कोई रिलेशन नेशन के लिए बैड हो रहा है तो उस रिलेशनशिप को रखने का मतलब ही क्या बनता है, समझ रहे हो ना? उस रिलेशनशिप को रखने का मतलब ही क्या बनता है? जैसे चाइना वर्सेस इंडिया, इंडिया वर्सेस बाकी कंट्री, ये तभी हम रिलेशनशिप रखेंगे जब हमारे कंट्री को बेनिफिट हो रहा है। यदि चाइना बार बार गैल्वन वैली में अटैक कर रहा है तो हम काहे रखेंगे उसके रिलेशनशिप, उसको काहे रखेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे उसके साथ। तो यहीं पे एक और भी आते हैं महाशय जिसका नाम है इमैनुअल कांट, जानते हो, तुम पढ़े हो उनके बारे में, बहुत बार पढ़ाया। इमैनुअल कांट थोड़ा सा ज़्यादा आइडियलिस्टिक विचारधारा लेके आते हैं। ये बोलते कि वासुदेव कुटुंबकम होता है, एक कहीं पे भी कोई दिक्कत हुआ तो सबको दिक्कत होगा, मगर ये चीज़ कॉपी में ही अच्छा लगता है। ये भी बात सही है। ऐसा होता तो इंडिया सपोर्ट करता है यूक्रेन को, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप जज्बात से नहीं चला जाता है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। तो इमैनुअल कांट ये कौटिल्य को अपोज करते हुए कहते हैं कि नो, ही एडवोकेटेड कॉस्मोपॉलिटिनिज्म, एडवोकेटेड कॉस्मोपॉलिटिनिज्म क्या होता है, यानी कि यूनिवर्सलिज्म, इसका मतलब हुआ वही वासुदेव कुटुंबकम, लिख लो यहाँ पे, यानी कि एक भी कोई आदमी को दिक्कत हुआ अर्थ में तो सबको दिक्कत है, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि जो बाउंड्री है, जो तुमको बाउंड्री दिखता है एक कंट्री का, एक कंट्री जो कहते हो अभी, वो कंट्री का जो बाउंड्री है ये तो नेचर का है ही नहीं, ये तो आर्टिफिशियल है। जब ये आर्टिफिशियल है तो इतना क्यों ज़्यादा हम वैल्यू देते हैं एक कंट्री का बाउंड्री को? क्योंकि जो जोग्राफिकल बैरियर है तो हिमालयाज है, वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, रिवर है। ऐसे थोड़ी है कि ऐसे बना दिया, सरहद कर दिया, हो गया कंट्री। वहाँ का भी आदमी सेम, यहाँ का भी आदमी सेम, तो क्यों ना अच्छा काम करे और उसको भी हम पॉजिटिव रिजल्ट दें, पॉजिटिव इम्पैक्ट दें उसको भी। तो इनका कहना, मगर जो भी हो इनका कहना, इमैनुअल कांट का जो कहना है वो थ्योरी तक ही सही है, हकीकत में प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल जो अप्रोच है वो कौटिल्य साहब का है, मैं बायस नहीं हूँ, ऐसा लिखा गया है,
समझ, और तुम लोग भी समझ सकते हो, अभी का रिलेशनशिप के हिसाब से भी देख सकते हो। तो ये तुम्हारा एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप है। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को, है ना। अब थोड़ा सा ये भी देखेंगे हम लोग कि फंडिंग के बहाने कैसे डेवलप कंट्री या मल्टीलैटरल जो बॉडी है कैसे दूसरे कंट्री पे इम्पैक्ट करता है। जानते हो एक दौर रहा है, पहले तो आइडियोलॉजी पे ही चलता था, 1990 तक तो आइडियोलॉजी पे ही बात चला है, जहाँ पे एक तरफ कम्युनलिज्म आगे बढ़ा है, एक तरफ कैपिटलिज्म आगे बढ़ा है। तो 1990 के बाद जब टूटा यूएसएसआर तब आइडियोलॉजी ठंडा पड़ गया, है कि नहीं है। उससे पहले तो आइडियोलॉजी ही गाइड करता था वर्ल्ड को, जिसका आइडियोलॉजी जहाँ से मैच किया उस ब्लॉक में चले गए दौड़ते हुए, यही हुआ ना। तो आइडियोलॉजी ऑल्सो प्ले अ वेरी ग्रेट रोल सो फॉर इंटरनेशनल रिलेशनशिप इज कंसर्न। मगर वो अब एलपीजी के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद वो चीज़ खत्म हो गया, है ना। नहीं खत्म हुआ जी, अभी तो हम कैसा कैसा कंट्री के साथ हम करते हैं जहाँ पे आइडियोलॉजी ही मैच नहीं करता है हमारा, क्योंकि हमारा कॉमर्शियल चीज़ जुड़ा हुआ है उससे। सिंपल सी बात है, ये लिख ली है ना सभी चीज़। तो अब थोड़ा सा इतिहास जान लो, हल्का सा। अब इसमें देखते हैं प्रॉब्लम्स इन एथिक्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स इन एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप या फिर इंटरनेशनल फंडिंग। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो पहले तो ये समझ ही लो कि 1950 के बाद से लेके 1990 तक आइडियोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। हाँ, आइडियोलॉजी हर जगह आइडियोलॉजी। इसी के लिए देखते हैं कि ये आइडियोलॉजी का रिजल्ट क्या हुआ। एक तरफ नाटो आया, है ना, और एक तरफ तुम्हारा कम्युनिस्ट ब्लॉक आया, है कि नहीं है ये बात। कम्युनिस्ट ब्लॉक टूटा है, फिर एक तरफ तुम्हारा नाम आ गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, इजिप्ट है ना, नासिर साहब, समझ में आ गया ना। तो ये इस तरह का आइडियोलॉजी की वजह से ऐसा हुआ। चलो अच्छी बात है। हमने ये भी देखा कि जो बड़े बड़े मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, मल्टीलैटरल जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये कहता था कि चलो ठीक है हम फंडिंग देंगे तुमको, क्या दिक्कत है, हम फंडिंग के लिए ही तो बने हैं, फंडिंग देगा परंतु सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। ये जो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन है ये बहुत घातक चीज है। हम तुमको बोले हम पढ़ाएंगे तुमको, परंतु, और परंतु के बाद क्या चीज होगा आप समझ रहे हो ना। परंतु तुमको 3:30 बजे रात को आना होगा, बस दिमाग ठंडा पड़ गया। निधि जैसा आदमी तो दौड़ते हुए भी आ जाएगा। व्हाट अबाउट कोमल, व्हाट अबाउट अनुराग। तो ये जो है ना कंडीशंस, ये कंडीशन ही जान मार दिया जी, समझे। ये कंडीशन बहुत खतरनाक हो गया, और ये कंडीशन के चक्कर में बहुत सारा कंट्री फिर से गुलाम हो गया। गुलाम केवल वहां पे फिजिकल प्रेजेंस होने से नहीं होता है, गुलाम हम अभी भी है। देखो यूट्यूब पे देखो, समझ में आ जाएगा क्यों वेस्टर्न का ही चीज तुमको अच्छा लगता है। अभी भी तुम मेंटली गुलाम है बहुत सारे चीज को लेके। तुम कहता है कि वेस्टर्न जो खाना खाता है वही ज्यादा बढ़िया है, तो तुम गुलाम हो उसका, सिंपल सी बात है, मगर तुमको पता नहीं चल रहा है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जितने मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन सब है, ये अपना इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा ही बाकी कंट्री पे करना शुरू कर दिए विद द सर्टेन कंडीशंस। इसके वजह से बहुत त्रासदी हुआ है जी, समझे ना, इसके वजह से बहुत त्रासदी हुआ। अब कंडीशन तो दिया, चलो ठीक है, मगर यहाँ पे जो आइडियोलॉजी सब है वो आइडियोलॉजी सब भी थोपने का प्रयास किया गया, समझे ना, थोपने का प्रयास किया गया। जब कोई आइडियोलॉजी थोपने का प्रयास किया जाएगा तो व्हाट अबाउट द सॉवरेनिटी ऑफ दैट नेशंस, वो तो बर्बाद हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन को यदि बहुत ही बढ़िया रखना है तो वो 3 पैरामीटर को फॉलो करना होगा, समझे ना। तो
जब आइडियोलॉजी को पुश करना शुरू कर दिया तो अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ नेशन, पूरा लिख लोगे तुम लोग, ये प्रॉब्लम हो गया। अब उसके बाद देखो, तो सोचा कि चलो ये लोग भी कर रहा है, तो उसके बाद 1992 में जब सोवियत ब्लॉक खत्म हो गया तो 1992 में वर्ल्ड बैंक कहा कि चलो नहीं जरूरी है फंडिंग के लिए ना, जरूरी है कि कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसलिए ये गुड गवर्नेंस वाला कॉन्सेप्ट लेके आया वर्ल्ड बैंक। पूरा लिखोगे वर्ल्ड बैंक गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट लेके आया। और क्या क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, जब एक कोई मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जब किसी कंट्री को फंड करता है तो उस समय क्या क्या चीज़ का ध्यान रखा जाए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाया जाए, समझे ना। तो ये सभी चीज़ को देखा गया, उस समय ध्यान दिया गया, समझे। अब उसके बाद देखो, उसके बाद फिर से क्या हुआ, आगे क्रोनोलॉजी बढ़ा तो एलपीजी वाला दौर आया। तो एलपीजी वाला दौर में खूब कंट्री सब फायदा उठाया, वर्ल्ड वाइड ही फायदा उठा है। उसके बाद एक समय ऐसा आया, जैसे कि हम 5-6 साल पहले का ही बात कर रहे हैं, कि ग्लोबलाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन को कम आंकना शुरू कर दिया लोगों ने। क्यों? क्योंकि कंट्रीज लोग प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी अपनाना शुरू कर दिए, है ना। क्योंकि अब हम मार्केट बड़ा नहीं खोल सकते हैं, प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी क्या होता है, मार्केट नहीं खोलेंगे, हो गया फालतू का ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा ट्रेड डिफिसिट हो गया बहुत ज़्यादा, तो हम प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी अपनाना शुरू कर दिए। प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी से हम मानते हैं कि एक कंट्री को जो अपना रहा है उस कंट्री को फायदा होगा इन शॉर्ट टर्म, उस पर्टिकुलर कंट्री को जो ये कर रहा है उस पर्टिकुलर कंट्री को शॉर्ट टर्म के लिए फायदा हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट हो सकता है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट नहीं होगा। लिखना, पूरा लिखना यहाँ पे, लॉन्ग टर्म फुल लिखना, लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल इंडिया भी है, इंडिया आज़ादी के बाद पूरा बंद कर दिया पीएसयू सबको, पीएसयू को पूरा स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया, टेलीकॉम को बंद कर दिया कि बाहर से आएगा नहीं। क्या हुआ हमारा बीएसएनएल, क्या हुआ बीएसएनएल हमारा 1980 में मजा लूट रहा था वर्ल्ड, बात करके फ़ोन करके 1990 में मजा लूट रहा था, मैं भारत में दिक्कत ही दिक्कत था। तो प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी कंट्री को ओवरऑल भी, अभी भी हम सेमीकंडक्टर की स्थिति में बहुत पीछे हैं, अभी भी बहुत सारे चीज़ में पीछे है। क्या रीजन है, उस समय शॉर्ट टर्म गोल को समझा गया, यही कारण है कि इकोसिस्टम ऐसा डेवलप नहीं हुआ इस कंट्री में। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म गेन को ना ठुकराना नहीं चाहिए, वही हो जाता है। ये भी तुम्हारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप से ही जुड़ा हुआ है। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब देखो बड़ा बड़ा बात क्या आता है, देखो यहाँ पे रिफ्यूजी क्राइसिस, ये भी बहुत बड़ा समस्या है। सब बात करता है कि होना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स दुनिया भर का बात करता है डेवलप कंट्री। जब उस कंट्री में जाता है दौड़ते हुए रिफ्यूजी तो बोलता है कि नहीं तुम बिल्कुल नहीं आ सकता यहाँ पे। क्या होता है ये क्राइसिस है। तो इससे भी दिखता है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कोई एथिक्स का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। तो रेफ्यूजी क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा एक चोट है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। जैसे एग्जांपल देखो, रोहिंग्या भाग के आया भारत में, बोला भागो यहाँ से, जाओ यहाँ नहीं रखेंगे तुमको। उसके लिए एडिटोरियल्स आना शुरू हो गया कि भारत इतना बड़ा विरासत है, ज्यूस लोग को आने दिया, जोरास्ट्रिज्म को आने दिया, पारसिस को आने दिया, मुस्लिम को आने दिया, क्रिश्चियन को आने दिया, रोहिंग्या क्यों नहीं आने दे रहा है? समझ रहे हो ना, हुआ कि नहीं हुआ मुद्दा? यही चीज़ है रिफ्यूजी क्राइसिस। ये भी एक ब्लॉट है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, लिख सकते हो। उसके बाद देखो, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये लिख लो पहले, उसके बाद लिख लिया तुम लोग अपने में अच्छे से लिखे हो ना, वर्ड में लिख लेना वहाँ पे, ताकि तुम लोग को समझ में आना चाहिए। अब देखो हम लोग समझेंगे कि क्या क्या कोई वार जस्टिसिएबल है। देखो एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर वार करेगा, इधर देखो, इधर ध्यान दो, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे आक्रमण करे तो क्या ये जस्टिफाइड आक्रमण कहलाएगा, यानी कि एथिकल वार होगा? वार तो कभी भी एथिकल नहीं हो सकता है। मगर अभी जस्ट तुम लोगों को बताए थे कि इंटरेस्ट ऑफ द नेशंस के लिए वार कभी कभी सही भी होता है। जैसे एग्जांपल देखो 1971 का जो बांग्लादेश का जो लिबरेट हुआ, बांग्लादेश है ना, वो उस वार को क्या कहोगे? उस वार को तुम करेक्ट कहोगे। क्यों? रीजन क्या है? यहाँ तुम्हारा वेस्ट पाकिस्तान और यहाँ ईस्ट पाकिस्तान, हाँ एक ही पाकिस्तान है, दोनों एक ही साथ है, और यहाँ पूरा भारत है ना,
अब इसका कुछ ज़्यादा ही प्रेशर और यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, तो यहाँ रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है, भारत में आ रहा है तो भारत में प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ के लोगों को भी ठीक से रिसोर्सेस यूज़ नहीं करने दे रहा है ये लोग। तो उस समय इंदिरा गांधी बोल्ड लीडरशिप बात खत्म कर दिया, बोला जाओ भागो यहाँ से। तो हक का लड़ाई में साथ दिया इंदिरा गांधी ने और उसको लिबरेट कर दिया, बहुत बड़ा वार हुआ, उसमें हमारे सैनिक भी बहुत सारे मरे, तो उस वार को जस्टिफाइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उस वार में हमारा ये सोच नहीं था कि बांग्लादेश हम इंडिया का हिस्सा बना ले, ये था कि जो डिजर्व करता है लोग उसको रिसोर्सेज दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसको नहीं देंगे तो फिर इंडिया में दिक्कत हो जाएगा, फिर हमारा कंट्री का इंटरेस्ट भी उसमें इन्वॉल्व है, तो उस वार को इंटरनेशनली जस्टिफाइड माना जाएगा। समझे ना? लिख लोगे वहाँ पे, यानी कि वार, देखो यहाँ पे लिखो वार जस्टिफाइड होगा, यहाँ लिख लो वार इज जस्टिफाइड इफ टू प्रोटेक्ट वन सॉवरेनिटी, यदि सॉवरेनिटी का बात हो तो उस वार को जस्टिफाइड माना जाएगा इंटरनेशनली। समझे ना? हाँ, यदि रिसोर्सेस को हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, नॉट एक्सप्लॉइटेड, एक कोई कंट्री इन्वॉल्व है और एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, और ये रिसोर्सेस को डिजर्विंग लोग को दिया जा रहा है, रिसोर्सेस जो हकदार है, तो उस वार को बिल्कुल अनएथिकल वार नहीं कह सकते हो, वो जस्टिफाइड है वो वार। समझ गए ना? हाँ, वार जस्टिफाइड है यदि हम इंटरनल इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। क्यों? हमने किया था तो हम बांग्लादेश का सरकार को गिराना नहीं चाह रहे थे, हम पाकिस्तान को कुछ करना नहीं चाह रहे थे, हम अपना क्राइसिस देख रहे थे। समझ रहे हो ना? उस टाइम में इस वार को हम कहेंगे, मगर देखो तभी भी अभी लिखाऊंगा नहीं, मगर फिर भी सब्जेक्ट टू डिबेट हो जाता है वो सब चीज़, क्योंकि एक वार बहुत बड़ा चीज़ होता है। वार तो देखो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, वार कभी भी जस्टिफाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि वार में हम कुछ भी करें तो आदमी का प्राण तो निकल ही जाता है, जान चला ही जाता है। जो चीज़ में जान चला जाएगा उसको एथिकल कैसे कह सकते हो? तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान रहे कि वार तभी जस्टिफाइड हो सकता है एक छोटे नैरो स्पेक्ट्रम में, जब वहाँ पे सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, है ना, मिनिमम कोलैटरल डैमेज हो। इसलिए हम पुलवामा का अटैक करते हैं जिसमें कोई लोग नहीं मरता है, मरता भी है तो टेररिस्ट मरता है, वो तो चलता है, वो तो सही है उसका मरना। समझ रहे हो ना? उस सेंस में वो ठीक है। अदरवाइज एक भी सिविलियन मरता है तो उस वार को हम कभी भी जस्टिफाइड नहीं कर सकते हैं। समझे ना? एयर स्ट्राइक की तो उसमें कोई सिविलियन नहीं मरा था, समझे ना? वो सब ठीक है, कोई बैड चीज़ नहीं है। समझ गए ना? तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पे नो सिविलियन अटैक लिख दो, नो सिविलियन अटैक, कोई सिविलियन अटैक नहीं होना चाहिए। हाँ, एग्रीकल्चर पे नो इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा चीज़ है ना? खाने पीने का तरीका ही चेंज हो गया तो फिर हो गया आदमी लोग, है ना? नो इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड। समझे ना? जैसे हॉस्पिटल, देखो तालिबान का जो अटैक होता है एक ही बार हॉस्पिटल ही में होता है, गलत बात है कि नहीं है? नो इम्पैक्ट ऑन हॉस्पिटल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एसेंशियल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लिख दो, बढ़िया वर्ड है, नो इम्पैक्ट ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उस समय भी वार लास्ट ही ऑप्शन होना चाहिए, वार कभी भी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए। समझे ना? ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में यूज़ करना चाहिए वार को। अब हम लोग बात करें कि फंडिंग के बारे में, इंटरनेशनल फंडिंग, ये समझ गए ना? ये प्रॉब्लम तुम्हारा IR में हुआ है, अब फंडिंग में करेंगे हम। समझ गए ना? एक फिर से सेम वैसा ही बना लो, अब समझेंगे फंडिंग। अब मान लो कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को पैसा दे रहा है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को पैसा दे रहा है और बोला कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, तो गलत बात है कि नहीं है? है ना? तो बिल्कुल। अभी टाइम नहीं हुआ है गधा, कहाँ है इतना उतावला है? 4:30 के बाद ही उसकी क्लास को स्टार्ट किए हैं हम। नहीं लिख रहा है इसलिए लग रहा है कि याद रखोगे तो अच्छी बात है एग्जाम तक। बस खत्म हो गया, बस वही फंडिंग वाला ही है। प्रॉब्लम्स इन
इंटरनेशनल फंडिंग, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम देखो, जैसे कि हम आमतौर पे क्या देखते हैं, आमतौर पे हम ये देखते हैं कि जो कंट्रीज़ है डेवलप ये कंट्रीज़ है, और वो डेवलप कंट्री भी हो सकता है, या फिर एमएनसी है, करेक्ट, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हो गया या और भी कॉरपोरेशन बॉडी, ये पूरी तरीके से फंड देता है, हाँ फंडिंग देता है। फंडिंग किस लिए देता है? उसका स्वार्थ छुपा है कि हाँ हमको रिटर्न मिलेगा। तो चलो अच्छी बात है, अब फंडिंग दे रहे हो, रिटर्न्स मिलेगा। कई लोग ह्यूमैनिटेरियन फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए भी दिया जाता है, पॉजिटिव के लिए भी, जैसे कि मिलिंडा गेट्स का देखते हो, वो तो पॉजिटिव है, उसमें रिटर्न करने का बात नहीं है, तो ठीक है। मगर देखो जब तुम फंडिंग दे रहे हो ना किसी एक कंट्री को, एक पर्टिकुलर कंट्री को जब दे रहे हो, तो ध्यान रहे कि इस कंट्री का सॉवरेनिटी जो बोले हैं नेशन इंटरेस्ट, और थर्ड वन ह्यूमैनिटी इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, ये सब इंटैक्ट होना चाहिए। अब वो फंडिंग की वजह से यहाँ पे यदि तीनों में कहीं पे भी हुआ दिक्कत, तो उस फंडिंग को हम कहाँ एथिकल फंडिंग मानेंगे? नहीं मानेंगे उस चीज़ को। आमतौर पे क्या होता है, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल देखो, बेस्ट एग्जांपल देखो कि यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत सारा अपना गार्बेज अफ्रीकन कंट्री पर लाद दिया, हाँ प्लास्टिक, स्पेशली प्लास्टिक लदवा दिया था। तो ये बोला कि हम तुमको प्लास्टिक दे रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं, पैसा यूज़ करो और प्लास्टिक को डंप करो वहाँ पे। तो अब इसने प्लास्टिक दिया इसको, तो इसका इन्वायरमेंट तो बर्बादी हो गया। तो क्या इस तरह का पैसा देना, इस तरह का गंदा वेस्ट देना क्या एथिकल माना जाएगा? इस चीज़ को नहीं माना जाएगा। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? यूरोप ने दिया है, अब वो कहीं फेंक देगा, कहीं डिस्पोज कर देगा, तो जितना भी लोग हैं सबको दिक्कत होगा। तो लिख दो यहाँ पे, एक बेस्ट एग्जांपल है कि कंट्रीज लाइक अ पावर, यूरोपियन कंट्रीज जो दे रहा है, प्लास्टिक दे रहा है, उसके लिए उसको पैसा दिया जा रहा है, मनी दिया जा रहा है अफ्रीकन कंट्रीज को, और उसके वजह से इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया। तो इस तरह का फंडिंग को कभी भी कतई एथिकल नहीं माना जाएगा। समझ गए ना? क्योंकि इट इज अगेंस्ट द नेशन इंटरेस्ट, ये नेशन इंटरेस्ट अगेंस्ट है ये, समझ गए ना? अब बात करेंगे हम लोग, हाँ जैसे एग्जांपल देखो, दूसरा देखो, एक कंट्री देखो, बहुत बहुत अच्छा, ये सब मैच कर जाएगा। यदि एक कंट्री दूसरे कंट्री को तबाह करने में लगा हुआ है, हाँ सेकंड कंट्री को तबाह करने में लगा हुआ, कैसे? ये कंट्री सेपरेटिस्ट फोर्स को बहुत ज़्यादा ही पैसा दे रहा है, बंदूक दे रहा है। जैसे पाकिस्तान का बहुत सारे लोग, ऑफिशियल्स लोग, जैसे वहाँ का आर्मी लोग हैं, तो जो यहाँ पे जो यूथ लोग है कश्मीर में, उसको पैसा दे रहा है, उसको हथियार दे रहा है कि ताकि ये कंट्री डिस्टेबलाइज हो जाए। तो उस तरह का जो सोच है, इसको अनइथिकल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? वो भी तो फंडिंग में देता है। जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया, FATF क्यों ग्रे लिस्ट, क्यों पाकिस्तान को लगा दिए है उसमें, ग्रे लिस्ट में क्यों डाली है? FATF का एक्शन देखो, FATF का एक्शन भी तो इसी चीज़ को रोकने के लिए होता है कि वहाँ पे क्या हो कि टेररिस्ट फंडिंग ना हो, टेररिस्ट फंडिंग ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। FATF लिख दो, ऐसे करके समझ में आ जाएगा, लिख दो वहाँ पे, लिखो तेजी से, FATF टेररिस्ट फंडिंग गलत बात है ये, उसके लिए लिस्ट बनाया गया वहाँ पे, ग्रे लिस्ट, ताकि इस तरह का कुछ ना हो। अरे बुड़गर लोग जोड़ो उसमें, कॉपी में बराबर लिखना चाहिए वहाँ पे। तो इट इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ पे ये भी होगा, टेररिस्ट का डेफिनेशन भी होगा, एक कंट्री का फ्रीडम फाइटर दूसरे कंट्री का वो टेररिस्ट है, तो ये भी एथिकल प्रॉब्लम ही है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। जैसे क्रिप्टो करेंसी का आना, ये भी एक दिमाग खराब कर देता है कि कहीं गलत तरीके से फंडिंग ना किया जाए। क्रिप्टो करेंसी का है कि नहीं है प्रॉब्लम? हवाला रूट का देखते हो, जो तुम्हारा ट्रिपिंग होता है, तुम्हारा है ना, राउंड ट्रिपिंग होता है, तो वो भी उतना ही दिक्कत है, समझ गए ना? तो इंटरनेशनल फंडिंग समटाइम्स कैन बिकम द प्रॉब्लम्स, एथिकल, इट क्रिएट्स एथिकल प्रॉब्लम्स यदि ये सब चीज़ होता है, तो कंट्री के सॉवरेनिटी के अगेंस्ट होता है। तो अब बात करेंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। देखो ये तो चलो फंडिंग हो गया, फंडिंग पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए भी होता है या फिर रिटर्न्स के लिए भी होता है, मगर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे FDI देखते हो तुम लोग, FDI है ना, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का बात कर रहा हूँ, या फिर तुम FPI देखता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बहुत लोग बैठा है क्लास में, तो समझ में आ ही गया होगा क्या क्या चीज़ होता है ना, FDI क्या होता है, FPI क्या होता है, पता है ना जी? तो अब इसमें क्या इंटेंट होता है? इसमें इंटेंट होता है कि हमारा बेनिफिट,
अब कोई कंट्री बोल रहा है कि एफडीआई दो, हमको एफडीआई दो, कोई बात नहीं, आदमी लोग ऐसा ही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम दो ना। अब वो लेने के चक्कर में इफ तुम पीपल का अगेंस्ट काम करता है तो कितना एथिकल माना जाएगा, उसको गलत माना जाएगा उस चीज़ को। ऐसे मान लो कि जो भोपाल का इतना बड़ा ट्रेजिडी हुआ भारत में, भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ, कितना अनएथिकल चीज़ है। इतना पावर प्लांट आया यहाँ बैठा, हाँ उसके बाद लोग मर गया वहाँ पे केमिकल से, तो वो जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो तो कितना गंदा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो लिख दो यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजिडी। बहुत अनइथिकल फंडिंग माना जाएगा इसको। अनइथिकल फंडिंग में नहीं है, अनइथिकल इन्वेस्टमेंट है कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी दे दिया भारत को। अब कोई सेफ्टी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, अभी भी लोग दिक्कत में है उस चीज़ को लेकर, समझ गए ना। तो ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से जो तुम्हारा प्रोटेक्शन होना चाहिए माइनॉरिटी को लेके, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटी, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्पेशली। अब जंगल में मान लो कि जंगल में शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग रहते हैं, वो जंगल को रखते हैं अपना घर की तरह। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कोमल माइनिंग करेगा, अब ये लोग माइनिंग में पार्टिसिपेट करेगा एफडीआई बाहर से। तो भाई तुम आया तो ये बेचारा एसटी लोग का जो जंगल था वो जंगल खत्म कर दिया तुम, वहाँ माइनिंग एक्टिविटी चल रहा है। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट को कैसे हम एथिकल बोल सकते हैं, क्योंकि घर उजाड़ दिया उस इन्वेस्टमेंट से। तो कभी भी नहीं माना जाएगा उस फंडिंग को, कभी भी, या उस फंडिंग को या उस इन्वेस्टमेंट को कभी भी एथिकल नहीं माना जाएगा यदि ये इम्पैक्ट कर दे तुम्हारा माइनॉरिटी को। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसका इम्पैक्ट हो। मान लो कि बाहर से पैसा आ रहा है, इसकी वजह से महिलाओं का जो इज्जत है उस पर कोई, मान लो कोई तरह का दिक्कत हुआ, तो उस फंडिंग को कैसे हम सही मान लें, क्योंकि माइनॉरिटी है वो सभी चीज़। तो दैट्स इट, यही बताना था तुम लोग क्लास में, समझ गए ना। इसमें लिखना है, फटाफट लिखना है, हम खाली बोलते रहेंगे, इतना लिखाने का टाइम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। फटाफट वहाँ पॉइंट लिखना होगा तुम लोग को, और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आता है तो वो भी पॉइंट लिखना है खुद भी वहाँ बैठ के, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे कि लिखो तुम वहाँ पे, हम यहाँ पे, अब क्या हम यहाँ सेंटेंस लिखाएंगे तुम लोग को, इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस होता है, फटाफट लिखना चाहिए वहाँ पे, पूरा यहाँ पे फोकस रहो, आप लिखते रहो पूरी तरीके से, और एग्जाम्पल ज़्यादा लिखने की कोशिश करो। जितना ही बताएं सब टोटल हम देखते हैं उसमें करंट अफेयर्स में, या ये मुद्दा है, ये भी मुद्दा बताया ही था, यूरोपियन का मुद्दा कई बार बता चुके हैं। जैसे वैक्सीन का बात करते हैं, चलो वैक्सीन पे ही बात करते हो ना, कोवैक्स फैसिलिटी बना, फिर भी वैक्सीन नेशनलिज्म है, लिख दो यहाँ पे वैक्सीन नेशनलिज्म भी एक एग्जाम्पल है, लिख लो, ये भी गलत बात हो गया। क्यों वैक्सीन नेशनलिज्म हो जाएगा तो व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, उसको भी तो अधिकार है वैक्सीनेशन करने का, तो लिख दो यहाँ पे वैक्सीन नेशनलिज्म, ये भी गलत बात होगा, ये अगेंस्ट होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। तो आज की क्लास में हम लोग समझने का प्रयास किए हैं कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एथिक्स का क्या रोल होता है, समझे। और ये 3 पैरामीटर पे बसा हुआ है, सॉवरेनिटी, इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट। ये तीनों चीज को दे। हाँ, कभी कभी एक कन्फ्लिक्ट करता है दूसरे से, उस समय हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट या बैलेंस्ड हमें डिसीजन लेना होता है, जो कि हमने लिया है यूक्रेन क्राइसिस में भी, और आमतौर पे कभी भी बड़ा क्राइसिस होता है उसमें लिया जाता है। क्या करें, इधर भी करेंगे दिक्कत, उधर भी करेंगे दिक्कत, तो कोशिश करते हैं कि जो सबसे कम दिक्कत वाला स्टेप हो, समझ गए ना। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि फंडिंग का एक इतिहास देखा, कैसे एक कंट्री या एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, या ऐसा बहुत सारा संस्था है वर्ल्ड में, कैसे वो उसका नेगेटिव असर दूसरे कंट्री पे पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ पे दे देता है, कंडीशन दे देता है कि ऐसा ऐसा करोगे, वैसा ऐसा करोगे। अब ऐसा ऐसा नहीं किया है तो यहाँ से बाबू सब आया बारूद लेके अटैक कर दिया सीरिया पे, बारूद लेके आया अटैक कर दिया इराक पे, तो वो भी तो अनइथिकल चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, तुमको मारना था उसको ओसामा बिन लादेन को, तो तुम पूरा अफगानिस्तान में पूरा बिछा दिया, सिविलियन कैजुअलिटी हुआ कि नहीं हुआ, तो तुम्हारा बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तुम्हारा जो एफर्ट है या जो तुम्हारा प्रयास है अपने लोगों को न्याय दिलाने का, ये तरीका तो नहीं हो सकता है, गलत बात हुआ है ये चीज़। उसके बाद हमने बात किया है इंटरनेशनल फंडिंग का, तो इंटरनेशनल फंडिंग फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए भी हो सकता है, पॉजिटिव चीज़ के लिए मिल रहा है। वो पॉजिटिव चीज़ में मिलने का मतलब भी समझना होगा, उसमें भी सब कंडीशंस नहीं होने चाहिए। यदि कंडीशंस हो गया और हम मोहताज हो गए, जैसे चाइना का एग्जांपल देखो, बेस्ट एग्जांपल है चाइना का, लिख सकते हो, कोट कर सकते हो
कि इतना इन्वेस्टमेंट देता है, साउथ ईस्ट एशिया में इतना इन्वेस्टमेंट है, सेंट्रल एशिया में इतना इन्वेस्टमेंट है, मैं कंडीशन दे देता है। अभी एग्जांपल देखो, हम्बन टोटा में है, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो बाद में क्या स्थिति हुआ, 99 ईयर्स के लिए लीज में ले लिया उस ज़मीन को, तो क्या इस फंडिंग को हमें एथिकल फंडिंग कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि उसको एसेट को हमने रख लिया। समझ गए ना? इंटरनेशनल ये है, लिख सकते हो चाइना का जिस हिसाब से साउथ चाइना सी में तरीका है, क्योंकि सबको अधिकार है, अनक्लोज के हिसाब से सबको अधिकार है कि अपना 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक वो अपना देख सकता है रिसोर्सेज सब। मगर ये तो बोलता है कि साउथ चाइना सी मेरा ही है। गलत बात हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि दूसरे का सॉवरेनिटी का सवाल है। सॉवरेनिटी मतलब 200 नॉटिकल माइल तक है जी। हाँ, यदि एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में एरिया कम हो तो उसके लिए वो अपना कंट्री तय करेगा कि तेरा 13 माइल तक होगा या 20 माइल तक होगा। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया और श्रीलंका का हम देखते हैं, है ना, वहाँ पे तो उस हिसाब से हम ऐसे करके कर लेते हैं। हमारे फिशरमैन उधर चले जाते हैं तो उस समय भी एथिकल कंसर्न हो जाता है। समझ रहे हो ना? तो ये सभी चीज़ हाँ, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल FDI FPI, मैं ये इस कॉस्ट में भी नहीं होना चाहिए कि हमारा माइनॉरिटी का जो इंटरेस्ट है उसको दिक्कत हो जाए। समझे ना? ये भी हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसे कि हम पूरी तरीके से यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से निकल गए, RCEP से। हाँ, क्या कि हमारा डोमेस्टिक, क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है तभी तो FTA किए हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप है तभी तो हम दूसरे कंट्री का उसमें हम मेंबर बने हैं। ये सब इंटरनेशनल इश्यूज ही है ना। आज हम यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, क्यों मेंबर है? इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमको करना है, इसलिए हमारा पावर रहेगा। जो अलग थलग पड़ जाएगा उसका कोई बात नहीं होगा। समझे ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर सवाल भी पूछा गया था सिविल सर्विस में, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, डेट्स इट।